हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों लीजिए, मैं पुनः हाजिर हूं आपके लिए वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यास Naukri.com के क्लाइमैक्स एपिसोड को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। Naukri.com क्लाइमैक्स एपिसोड नंबर 6 यानी 6। दिलीप दत्त की चेन झपटने वाला छोकरा अपने दक्ष अंदाज में दौड़ता हुआ फुटपाथ पार करके सड़क की तरफ लपका। वहां तेज ट्रैफिक की आवाजाही जारी थी और उसी तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच से कुलांचे भरता छोकरा बेहद खतरनाक ढंग से सड़क पार करके दूसरी तरफ वाले फुटपाथ पर जा पहुंचा था। फिर एक पल के लिए ठिठक कर वह पीछे पलटा। दिलीप दत्त भी तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच सड़क पर कुछ पीछे था और उसने भी करीब करीब छोकरे के ही अंदाज में बेहद खतरनाक ढंग से सड़क को पार किया था। कई वाहनों के टायर चिंगाड़े थे, हार्न कान फाड़ू अंदाज में बज रहे थे, मगर अंततः दिलीप दत्त सड़क पार कर ही गया था। छोकरा पुनः पलटा और तेजी से दौड़ा। ठहर जा हरामी, दिलीप उसके पीछे झपटता चीखा। भागकर कहाँ जाएगा? मैं भी कॉलेज के जमाने का रेस चैंपियन हूँ, पाताल तक भी तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद मैं तेरी वह गत बनाऊंगा कि यह काम ही भूल जाएगा। आज तूने सरासर गलत आदमी पर हाथ डाला है। रेस जारी रही। फासला कम होने लगा तो छोकरे ने रफ्तार और बढ़ा दी। वह मुख्य सड़क छोड़कर अंदर को जाती एक लिंक रोड पर मुड़ गया। लिंक रोड काफी पतली थी। दिलीप दत्त भी अपनी पूरी ताकत जुटाकर भाग रहा था। आते जाते लोग आश्चर्य से उन दोनों को देख रहे थे और चोर सिपाही के खेल का मजा ले रहे थे। अंदर घनी आबादी थी और जगह जगह कई मोड़ थे। छोकरा मोड़ पर मोड़ काटता हुआ भागा चला जा रहा था। इस दरमियान कई बार दोनों के बीच फासला कम हुआ था। एक बार तो इतना कम हो गया था कि दिलीप दत्त को लगने लगा था कि वह जंप लगाकर छोकरे को पकड़ सकता था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उसके जंप लगाने से पहले ही छोकरे ने एकदम से फासला बढ़ा दिया था। फिर उसने ऐसी चाल दिखाई कि दिलीप दत्त को हाथ से निकलता नजर आने लगा था। तभी छोकरा ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ा। दिलीप दत्त की उम्मीद जाग उठी। वह दुगने उत्साह से उस स्थान पर झपटा जहां छोकरा गिरा था, मगर उसके वहां पहुंचने से पहले ही वह चलता पुर्जा तेजी से उठा और पुनः पहले जैसी तेजी के साथ दौड़ता चला गया। काश दिलीप दत्त को एहसास हो पाता कि छोकरा उसे खिला रहा था। वह एक दक्ष चेन स्नेचर था जिसे हर रास्ते पर भाग निकलने का गहरा तजुर्बा था। अगर वह चाहता तो एक ही पल में सड़क से ऐसा गायब हो जाता कि दिलीप दत्त को उसकी परछाई भी नजर न आती। फासला कम होने का तो सवाल ही नहीं था। असल में छोकरा जानबूझकर फासला कम करता था ताकि उस तक पहुंचने की दिलीप दत्त की उम्मीद न टूटे। उम्मीद टूट जाती तो दिलीप दत्त उसका पीछा छोड़ देता, और ऐसा वह छोकरा चाहता नहीं था। ठोकर खाकर भी वह जानबूझकर नीचे गिरा था ताकि दिलीप दत्त को एक बार फिर फासला कम करने का मौका मिल जाए और वह उसे लगातार अपने पीछे चिपकाए रखने में कामयाब हो जाए। भागते भागते दिलीप दत्त की सांसें उखड़ने लगी, पांव लड़खड़ाए, लेकिन उसने शीघ्र ही खुद को संभाल लिया। घनी आबादी अब कम हो चली थी। छोकरा ठिठका। वह एक ऐसी मल्टी स्टोरी निर्माणाधीन इमारत थी जिसका काम बीच में ही रुका पड़ा था, अर्थात उस वक्त वहां कोई इंसानी हलचल नहीं थी। चारों तरफ वीरानी छाई पड़ी थी। छोकरे ने निगाह उठाकर इमारत को बुलंदी तक देखा, फिर पलटकर पीछे। दिलीप दत्त दौड़ा चला आ रहा था। छोकरे ने उसे वहां तक आने दिया जहां तक जानता था कि उस तक नहीं पहुंच सकेगा, और फिर उसके एक खास पॉइंट तक पहुंचते ही तेजी से निर्माणाधीन इमारत के अंदर दाखिल हो गया। दिलीप दत्त के होठों पर मुस्कान उभरी। बड़ी ही जीवंत मुस्कान थी वह, यह सोचकर कि छोकरा गलती कर बैठा है। उसके ख्याल से छोकरे ने बहुत गलत जगह चुनी थी। वह अधबनी इमारत केवल इमारत का ढांचा भर थी। वहां के हर झरोके से नीचे से ऊपर तक मुकम्मल इमारत का जर्रा जर्रा नजर आ रहा था। उसमें कहीं भी छिपकर ओझल हो जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मगर काश वह जानता होता कि छोकरा जानबूझकर उस इमारत में दाखिल हुआ था। उससे बड़ा सातिर था वहां। दिलीप दत्त पीछे लपका।
फिर दौड़ते भागते दिलीप दत्त को छोकरा चक्करदार सीढ़ियों पर तेजी से ऊपर चढ़ता नजर आया। उसने सोचा, एक और बेवकूफी। वह भी पूरे वेग से छोकरे के पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। खरगोश की तरह कुलांचे भरता छोकरा सीढ़ियों पर ऊपर और ऊपर चढ़ता चला गया। सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचने के बाद छोकरा एक पल के लिए दिलीप दत्त की आंखों से ओझल हो जाता, लेकिन जैसे ही वह उस मोड़ पर पहुंचता तो अगले मोड़ पर पुनः नजर आने लगता। वह सिलसिला चौथी मंजिल पर जाकर खत्म हुआ। इस बार मोड़ पार करने के बाद छोकरा नजर नहीं आया। गधे के सींग की तरह गायब था वह। दिलीप दत्त ठिठक कर रुक गया और धौंकनी की तरह चल रही अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। बगैर लिंटर की वह वीरान इमारत उस वक्त उसे किसी भयानक दैत्य की सी प्रतीत हो रही थी। नजर अनायास ही नीचे पड़ी। यह देखकर उसके प्राण कांप गए कि वह जमीन से 40 फुट की ऊंचाई पर खड़ा था और यदि किसी चूक बस नीचे जा गिरता तो उसकी मुकम्मल हड्डियों का सुरमा बन जाना था। उन खुली सीढ़ियों पर जहां वह खड़ा था हवा का तेज झोंका भी आ जाता तो वही उसे नीचे धकेल देने के लिए काफी था। तब उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उत्तेजना और जोशो जुनून में उस छोकरे के पीछे पीछे वहां तक चढ़ आया था। हालात सामान्य होते तो शायद वह उस खतरनाक ऊंचाई तक कभी न चढ़ा होता। और छोकरा, वह भी तो कहीं नजर नहीं आ रहा था। अचानक गुम हो गया था वह। एकाएक उसने अपने पीछे आहट महसूस की। वह तेजी से पीछे पलटा। सामने खड़ा अविनाश उस वक्त उसे किसी यमदूत से कम प्रतीत नहीं हुआ था। उसकी सुर्ख आंखों में लहू उबल रहा था। दिलीप दत्त की आंखें फट पड़ी, हलक सूख गया। अपनी सांसें उसे रुकती महसूस हुई थी। खतरे की खौफनाक घंटी बेहद तेजी से उसके दिलो दिमाग में घनघनाई थी, बल्कि जैसे हजारों प्लेन रनवे पर दौड़े चले जा रहे हों। मगर देर हो चुकी थी। अबोध की पुलिस जीप टायरों की तेज चरमराहट के साथ निर्माणाधीन इमारत के नजदीक पहुंचकर रुकी। दिलीप दत्त की लाश अपने ही खून के तालाब में डूबी पड़ी थी। बेहद ऊंचाई से गिरने के कारण उसके जिस्म की तमाम हड्डियां दगा दे गई थी। बहुत ही भयानक मौत मिली थी उसे। अबोध लाश के करीब पहुंचा। सब इंस्पेक्टर इंद्रजीत गुप्ता उसके साथ था। अबोध ने अपने अधगंजे सिर पर हाथ फिराते हुए बहुत ही बारीकी से लाश का मुआयना किया। फिर चेहरा उठाकर अध बनी इमारत को उसकी बुलंदी तक देखा। वहां फैले सन्नाटे को महसूस किया। तुरंत सब कुछ समझ में आता चला गया। उसने सिर पर फिसलते हाथ को रोककर अपना चश्मा उतारा, फिर उसके लेंसों को रुमाल से रगड़ रगड़ कर चमकाया। उसके बाद उसे वापस आंखों पर फिट करता हुआ एसआई गुप्ता से बोला, मेरे साथ आओ एसआई। इंद्रजीत गुप्ता का सिर फौरन सहमति में हिला। अबोध आगे बढ़ा। अबोध जमीन पर बने ताजे पद चिन्हों को गौर से देखता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। फिर वह फटाफट सीढ़ियां चढ़ता चला गया। 4 मंजिल ऊपर पहुंचने के बाद वह ठीक वहीं ठिठका जहां छोकरे को गायब पाकर दिलीप दत्त ठिठका था। अबोध ने इधर उधर ताक झांक करके कुछ तलाश करने की कोशिश की। कहीं कुछ नजर नहीं आया। कुत्ते की तरह नाक फुलाकर कोई गंध सूंघने की कोशिश की, कोई लाभ नहीं। अंत में सावधानी पूर्वक नीचे झांका, वहां जहां दिलीप दत्त की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर अचानक ही अपनी एड़ियों पर घूम गया, ठीक इस तरह जैसे किसी के द्वारा पीछे से आवाज देने पर घूमा हो। गुप्ता उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी तरफ देखता हुआ बोला, उस कमबख्त ने यहां से छलांग लगाई है। क्या बात कर रहे हैं सर? इंद्रजीत गुप्ता हैरानी से बोला, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि दिलीप दत्त ने खुदकुशी की है? अरे इंद्र के जीत, क्यों खुदकुशी जैसे लफ्ज की तौहीन कर रहे हो? वह नीचे जो जानवर मरा पड़ा है, इसमें इतनी शराफत कहाँ थी जो खुदकुशी करके अपने बोझ से धरती को हल्की कर देता? फिर सर, धकेला गया है। किसका काम हो सकता है ये? किसी और ने भी किया होगा तो खाते में एक ही आदमी के दर्ज होगा, क्योंकि आज की तारीख में केवल वही इसके खून का प्यासा था। अविनाश, तुम्हारे बच्चे हो तो जिए इंद्र के जीत, और हो चुके हो तो तुम्हारा खून पिए। अपनी ही धुन में अबोध कहता चला गया। इस चपरकनाती का राम नाम सत करने के लिए उस अविनाश
पर अब अविनाश कहाँ रहा वहां? अब तो कमबख्त साक्षात विनाश बन चुका है। उस विनाश ने सचमुच बहुत बढ़िया जगह तजवीज की। काफी दिमाग लगा रहा है वो। पर दिलीप दत्त इस खतरनाक जगह पर क्या कर रहा था सर? मटर तो छील नहीं रहा होगा प्यारे इंद्र के जीत, ना ही हवाखोरी के लिए आया होगा। उसे यहां तक यकीनन जबरदस्ती लाया गया होगा। जबरदस्ती कैसे? क्या अगवा करके? प्यारे इंद्र के जीत, क्यों दिमाग का दिवाला निकाल रहे हो? इस जैसे जानवर को अगवा करना कत्ल करने से कई गुना ज्यादा कठिन काम है। फिर इसे यहां तक किसी ट्रिक से लाया गया। कैसी ट्रिक? यह तो लाने वाला ही बता सकता है। यानी अविनाश? नहीं, यह काम उसने खुद नहीं किया होगा, क्योंकि उसकी तो शक्ल देखते ही मरने वाला मीलों दूर तक भागता चला जाता। अर्थात यह काम अविनाश ने किसी और से कराया। एक बार फिर तुम्हारे बच्चे जिए। कौन हो सकता है वह? यही तो पता लगाना है इंद्र के जीत, यही तो पता करना है। ओह, लेकिन इसे यहां से नीचे ढकेलने वाला शर्तिया वही अविनाश है जो आज विनाश बन चुका है। यह काम उसने किसी इयादे पियादे को नहीं सौंपा होगा, क्योंकि इससे उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचने वाली। ये काम तो उसने अपने कर कमलों से ही किया होगा। इंद्रजीत खामोश रहा। तुम्हें पता लगाना होगा इंद्र के जीत, अबोध बोला। तुम्हें फौरन से भी पहले पता लगाना होगा। क्या पता लगाना होगा सर? जो मरने वाले को खींचकर यहां तक लाया। ओके सर, पहले ही कह चुका हूं, यह काम तुम्हें फौरन से भी पहले करना होगा। अगर उससे पहले भी कुछ होता हो तो वैसे भी करना होगा। आप खास उसी पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं सर? तुम नहीं समझोगे इंद्र के जीत। मैं तुम्हारे बच्चों की खोपड़ी पर गन रखकर भी समझाने की कोशिश करूं तो नहीं समझ सकोगे। फिलहाल सवाल किए बगैर उतना करो जितना कहा जा रहा है। ठीक है सर, आओ नीचे चलें। इंद्रजीत सावधानी से पलटा। बुरी तरह आतंकित अब्दुल मलिक विश्व मोहन के घर पहुंचा और उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, माफ कर दीजिए मुझे। तुम? विश्व मोहन ने आश्चर्य से अब्दुल मलिक को देखा। तुम यहाँ मेरे घर में? हाँ अंकल, यह मैं ही हूं। क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? विश्व मोहन ने हैरत के साथ पूछा। तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? दिलीप? क्या हुआ दिलीप दत्त को? विश्व मोहन आशंकित हो उठा था। वह अब इस दुनिया में नहीं है। अविनाश ने उसे भी खत्म कर दिया। बहुत ही बेरहमी से मारा है उसने दिलीप को। विश्व मोहन के जेहन में छनाका सा हुआ। आंखें कसकर बंद कर ली उसने, ऐसे अंदाज में जैसे आदमी तब करता है जब उसे जोर से चोट लगे और दर्द असहनीय हो जाए। कोशिश के बावजूद उसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकी। आपने तो हम तीनों को पहले ही आगाह किया था अंकल, उसकी अवस्था से अनजान अब्दुल मलिक कहता चला गया। आपने कितना समझाया था कि आदमी नहीं, उसका जुनून खतरनाक होता है और हम किसी इंसान के जुनून से नहीं जीत सकते। हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी और जेल से छूटते ही अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए था। ऐसा हो जाता तो आज सचान और दिलीप जिंदा होते। विश्व मोहन मानो बहुत ही गहरे सदमे से बाहर निकला। उसने वीरान आंखों से अब्दुल मलिक को देखा। बोला, क्या हुआ था दिलीप को? अविनाश ने उसे कैसे मारा? मुझे एक एक बात बताओ। अब्दुल मलिक ने दिलीप दत्त की चैन छीनने का किस्सा बताने के बाद कहा, उस चैन स्नेचर छोकरे पर मुझे तभी शक हो गया था अंकल। बहुत जोर जोर से चिल्लाकर दिलीप को रोकने की भरपूर कोशिश भी की थी, मगर उस पर तो उस छोकरे को पकड़ने की ऐसी दीवानगी सवार हुई कि मेरी एक न सुनी। पलटकर देखा तक नहीं मेरी तरफ। आंधी तूफान की तरह उसके पीछे दौड़ता ही चला गया। दौड़ा तो मैं भी था, मगर छोकरा आंधी तूफान की तरह भागा था। दिलीप भी लंबी दौड़ का चैंपियन रह चुका था, इसलिए मैं उन दोनों का पीछा करने में कामयाब नहीं हो सका। सड़क पर ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा था कि मैं उतनी फुर्ती से उसे पार नहीं कर सका। उनके पीछे भले ही चाहे जितना रह गया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा और पूछता पाछता उस आधी अधूरी बनी इमारत तक पहुँचने में कामयाब हो गया था, जहाँ वह छोकरा दिलीप को ले गया था। मगर अंकल,
रोको मत मलिक, पूरी बात बताओ। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिलीप की लाश बहुत बुरी हालत में उस इमारत के बाहर पड़ी थी। कमीने अविनाश ने उसे बहुत ऊंचाई से नीचे ढकेला था। तुमने अविनाश को उसे नीचे ढकेलते देखा था? नहीं, लेकिन मैंने अविनाश को उसकी मोटरसाइकिल पर वहां से फरार होते देखा था। उसके साथ वह चेन स्नेचर छोकरा भी था। वह मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। तुमने उसे जाने दिया? रोकने की कोशिश नहीं की? कैसे करता? वह मोटरसाइकिल पर था और मैं पैदल। सुनसान जगह थी, वहाँ पीछा करने का कोई साधन नहीं था। और क्या? उससे भी बड़ी बदकिस्मती यह कि उस वक्त मैं निहत्था था। मेरा रिवॉल्वर मेरे पास होता तो मैं यकीनन अविनाश को वहीं शूट कर देता, खोपड़ी फाड़ देता, साले की लाश बिछा देता। यानी अविनाश फरार हो गया। यह बात विश्वमोहन ने ऐसे लहजे में कही थी जैसे उसे राहत की सांस मिली हो। हाँ अंकल, अपनी उत्तेजना के कारण अब्दुल मलिक विश्वमोहन के लहजे पर ध्यान नहीं दे सका था। उसके बाद मेरा हौसला दगा दे गया। ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सका मैं वहां। उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। रास्ते में एक बूथ नजर आया। मैं उसमें गया और 100 नंबर पर फोन करके सारी वारदात के बारे में बताया। उन्होंने मेरे बारे में पूछा मगर मैं अपना नाम बताने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मुझसे क्या चाहते हो? विश्वमोहन ने गहरी सांस ली। अब मैं अविनाश का आखिरी शिकार बचा हूँ। वह मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, मगर मैं मरना नहीं चाहता अंकल। वह बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था। जैसी भयानक मौत उसने सचान और दिलीप को दी है, वैसी मौत तो मैं हरगिज नहीं मरना चाहता। इतना ही कह सकता हूँ कि उस वक्त मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अब मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। बस आप मुझे उससे बचा लीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। विश्वमोहन के होठों से आह सी निकली। एक बार फिर उसने कसकर अपनी आंखें भींच ली। प्लीज अंकल, अब्दुल मलिक पुनः गिड़गिड़ाया, मुझे उस पागल इंसान से बचा लीजिए। मैं नहीं मलिक, विश्वमोहन उसकी बात काटकर कह उठा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें अविनाश के हाथों से नहीं बचा सकता। वो वक्त गुजर चुका है और गुजरा वक्त वापस नहीं आता। यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? अब्दुल मलिक जैसे आसमान से गिरा था, क्यों नहीं बचा सकते? मैं अंडरग्राउंड होने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे वहीं अंडरग्राउंड कर दीजिए जहां मुझे सचान और दिलीप को करने वाले थे। मुझे अपने मुकदमे की तारीख का भी खौफ नहीं है। जिंदा रहा तो उसका भी रास्ता निकल आएगा, लेकिन प्लीज आप मुझे उसी महफूज जगह पर पहुंचा दीजिए जो मेरे जिंदा रहने की गारंटी है। नहीं मलिक, विश्वमोहन का सिर इनकार में हिला। मैंने कहा ना, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। वक्त निकल चुका है। तुम्हारे लिए मेरा वह ऑफर खत्म हो चुका है। आप ऐसा नहीं कर सकते अंकल। आपने कहा था कि आप हम तीनों का भला चाहते हैं, हमें अविनाश के हाथों हमारी निश्चित मौत से बचाना चाहते हैं। फिर अब क्या हो गया? वह सच नहीं था मलिक। वह सब एक झूठ था जो मैंने तुम लोगों से बोला था और जिसे तुम तीनों ने भांप भी लिया था। यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? वही जो सच है। क्या सच है? विश्वमोहन के अंदर छिपा बांध तब अचानक टूट गया था। वह बिफर कर बोला, मुझे ना तो तुम तीनों से कभी कोई हमदर्दी थी और ना ही तुम लोग हमदर्दी के लायक हो। अरे तुम तो वह कमीने और हरामजादे लड़के हो जिससे तुम्हारे अलावा दुनिया में और किसी को भी कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। आप झूठ बोल रहे हैं अंकल। नहीं बेवकूफ इंसान, झूठ तो वह था जो उस वक्त मैंने बोला था। मुझे तुम तीनों हैवानों से नहीं, उस अविनाश से हमदर्दी है जिससे मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। उस वक्त तुम तीनों के जहन में जो सवाल उमड़ रहा था, यही उस सवाल का जवाब है। मैं आज तेरे सामने इस बात को कबूल कर रहा हूँ कि अविनाश के साथ मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता है और उस रिश्ते का मान रखने की आज भी मेरे अंदर ख्वाहिश है। इसी सवाल ने तो हमारे दिमागों में आपको सवालों के दायरे में फंसा दिया था। ऐसे समय में भी वह इस सवाल का जवाब पाने के लिए उतावला हो गया। क्या रिश्ता है आपका अविनाश के साथ? जवाब तुम्हारे जानने लायक नहीं है। अविनाश आपके बेटे गुलशन का कातिल है। उसने आपकी बेटी के साथ रेप किया है और यह बात आपको अच्छी तरह से मालूम है। हाँ गधे, यह बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है। इसके बावजूद मैं अविनाश से अपने रिश्ते की अनदेखी नहीं कर सकता था।
और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी तबाह हो, उसके हाथ खून में रंगे जाएं, वह कानून का मुजरिम बन जाए। हम उसके गुनहगार नहीं हैं जो कि वह हमें समझता है और जिसका वह प्रतिशोध ले रहा है। मैं जानता हूं, इसीलिए मेरे पास एक सुझाव है। विश्व मोहन की तंद्रा भंग हुई थी। अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो दुनिया का वह इकलौता शख्स अविनाश ही है। अविनाश, गुलशन के कत्ल और ज्योति के बलात्कार के बावजूद वह महफूज था। गुलशन के कत्ल के लिए उसे कभी कानून मुजरिम नहीं ठहरा सकता था, और ज्योति का बलात्कार अगर मैं न चाहता तो कभी सामने नहीं आ सकता था। और देख ले, मैंने उस सच को सामने नहीं आने दिया। लेकिन क्या अंकल? अब्दुल मलिक भौचक्का सा बोला। उसके बाद जो हुआ उसके सबूत को मैं चाहकर भी नहीं मिटा सकता था, क्योंकि उसके लिए मुझे उस निर्दोष टैक्सी ड्राइवर की जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद करनी पड़ती, जिसकी आंखों के सामने अविनाश ने सचान का कत्ल किया। वह उसी की टैक्सी में वहां से फरार हुआ था। पुलिस को टैक्सी ड्राइवर का पता चल चुका है और उसने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। उसकी गवाही के रूप में पुलिस के हाथ अविनाश के जुर्म का एक पुख्ता सबूत लग चुका है। तुमने अभी बताया कि दिलीप के कत्ल में भी वह चैन स्नेचर छोकरा उसका राजदार है। मेरा दावा है उसके वजूद से भी वह सनकी इंस्पेक्टर ज्यादा देर तक अनजान नहीं रहने वाला। मौजूदा हालात में उसका पूरा जोर उसी छोकरे को तलाश करने पर होगा। इंस्पेक्टर अबोध के लिए अविनाश को उसके बुरे अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन दोनों की गवाही ही काफी होगी। ऐसे में अगर मैं तुम्हें उसके हाथों मरने से बचा भी लूं तब भी उसका कोई भला नहीं होने वाला, क्योंकि 3 कत्लों का अंजाम भी वही है जो एक कत्ल का होता है। इसलिए तुम में मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे जिंदा रहने या मर जाने से अब मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं अंकल, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? विश्व मोहन भड़का। ऐसा क्या दावा है तुम्हारा मुझ पर जो मुझे यह करने से रोकेगा? अंकल, यहां से जाओ मलिक, मेरे घर से बाहर निकल जाओ और फिर कभी इधर का रुख मत करना। अचानक उसकी आवाज भर्राने लगी थी। मैं इस वक्त अविनाश की बर्बादी का गम भुलाना चाहता हूँ, उस बदनसीब के नसीब पर आंसू बहाना चाहता हूँ। और क्या अंकल? एकाएक विश्व मोहन की आंखों में शोले भड़कते नजर आए। आवाज की भर्राहट जाने कहां गुम हो गई थी। अपने एक एक शब्द को चबाता चला गया वह। आज पहली बार मेरे दिल में उस हरामजादे इंसान के लिए नफरत भड़की है। कहते वक्त उसके दिलो दिमाग पर चंद्र प्रकाश का चेहरा लहराया था। आज पहली बार मेरे अंदर उसके लिए इंतकाम धधका है। वह मुझे तड़पाना चाहता है, वह मुझसे इंतकाम लेना चाहता है। अब मैं उसे इंतकाम की परिभाषा बताऊंगा। मैं उसे एहसास कराऊंगा कि इंतकाम क्या होता है और वह कैसे लिया जाता है। लेकिन आप तो जानते हैं अंकल कि मैं बेकसूर हूँ। सचान और दिलीप भी बेकसूर थे। हम में से किसी ने भी नीलिमा का कत्ल नहीं किया और ना ही उसके साथ रेप किया था। हाँ मलिक, केवल अविनाश ही तुम्हें बचा सकता है। उसके अलावा और कोई भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। पुलिस तो हरगिज नहीं, तुम देख ही चुके हो पुलिस चक्रव्यूह से वह किस तरह तुम तीनों को बाहर निकाल लाया था। मेरा दावा है इस बार भी वह तुम्हें पुलिस कस्टडी में नहीं रहने देगा। यह तुम्हारे पास पहला और आखिरी रास्ता है। अपने दिल को मजबूत करो और इससे पहले कि यमदूत बना अविनाश तुम्हारे पास पहुंचे, तुम खुद ही उसके पास पहुंच जाओ, शरणागत बन जाओ और उसे सच बताने की कोशिश करो। शायद सच उसकी समझ में आ जाए या फिर वह शरणागत समझकर ही तुम्हें माफ कर दे। और क्या अंकल? और उसके हाथ एक और खून से रंगने से बच जाएं। अब्दुल मलिक को महसूस हुआ विश्व मोहन सच कह रहा था। उसका सुझाव गौर के काबिल था। भले ही उसके इस सुझाव में भी उसकी अब्दुल मलिक के लिए कम और अविनाश के लिए ज्यादा फिक्र छिपी थी, तब भी उसका यही प्रयास था कि अविनाश एक और कत्ल का मुजरिम ठहरने से बच जाए। फिर भी उसका सुझाव अब्दुल मलिक को पसंद आया था। मगर अचानक उसकी आंखों के सामने सचान और दिलीप के चेहरे चकरा उठे। वे उसे धिक्कार रहे थे। मलिक के जबड़े भिजते चले गए। अविनाश गोविंद भाटिया के पास पहुंचा। उसे अकेला देखकर भाटिया चौंका। दिलसाद कहाँ है? उसने अविनाश से पूछा।
दिलसाद उस चेन स्नेचर छोकरे का नाम था जो दिलीप दत्त की चेन झपटकर उसे अविनाश के पास तक ले गया था। उसका काम खत्म हो गया था। अविनाश बोला, इसलिए मैंने उसकी छुट्टी कर दी। छुट्टी कर दी मतलब उसे जाने दिया? और मैं उसका क्या करता? अविनाश मेरे दोस्त, ऐसा लगा जैसे गोविंद भाटिया अभी अपने बाल नोच डालेगा। यह तुझे क्या हो गया है? क्या हुआ भाटिया? अविनाश हैरान था। उस लड़के के पीछे दिलीप को भागते हुए बहुत लोगों ने देखा है। पुलिस जब यह जानने निकलेगी कि दिलीप उस अधबनी सुनसान इमारत तक कैसे पहुंचा तो सच उससे छुप नहीं सकेगा। वह काइया पुलिस इंस्पेक्टर अबोध सरतियत दिलसाद को ढूंढ निकालेगा। अविनाश मेरे भाई, वह लड़का तेरी करतूत का चश्मदीद गवाह है। उसकी गवाही तुझे दिलीप का कातिल ठहराने के लिए काफी होगी। यह तू क्या कह रहा है भाटिया? एकदम सच कह रहा हूं दोस्त। तू गलती पर गलती किए चला जा रहा है। सचान को उस टैक्सी ड्राइवर के सामने मारकर तू पहली गंभीर भूल कर चुका था। अब दिलसाद को दूसरे कत्ल का चश्मदीद गवाह बनाना तेरी दूसरी वैसी ही भूल है। पुलिस ने जिस तरह उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ निकाला, देख लेना ठीक वैसे ही दिलसाद को भी ढूंढ निकालेगी। अपनी तबाही का सामान तूने अपने हाथों से किया है। ऐसी बेवकूफियां करता रहा तो तुझे फांसी से कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे डराने की कोशिश मत कर यार, अविनाश ने कहा। अभी मेरा आखिरी शिकार जिंदा है। अब्दुल मलिक की बात कर रहा है? जब तक वह जिंदा है मुझे कोई कानून फांसी पर नहीं चढ़ा सकता। मैं हर मौत का फंदा काट कर बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन अंततः तो तेरा अंजाम बुरा ही होगा ना। क्या फांसी के नाम से तुझे कुछ याद नहीं आ रहा? सब याद है मुझे। क्या याद है? अगर नीलिमा भविष्य देख सकती थी और उसकी भविष्यवाणी सच है तो मेरी सजाए मौत निश्चित है। उसे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती, क्योंकि नियति अटल होती है, उसे बदला नहीं जा सकता। जो अटल है मेरे दोस्त, फिर उससे क्या डरना? गोविंद भाटिया ने झुंझलाकर अपनी हथेली पर मुक्का जमाया और झल्लाता हुआ बोला, तू समझ क्यों नहीं रहा अविनाश? अगर तू थोड़ा सावधानी रखता तो इस खतरे को टाल सकता था। गलत फहमी है दोस्त तेरी। कैसे टाल सकता था? होनी तो अटल है, फिर उसे कोई कैसे टाल सकता है? यह बेवकूफ़ी है अविनाश। हो सकता है, लेकिन अभी मुझे कमज़ोर मत कर, क्योंकि अभी मेरा आखिरी दुश्मन सांसें ले रहा है। आज तक मैंने केवल सुना था कि इंतकाम अंधा होता है। आज साक्षात अपनी आंखों से देख लिया। इंतकाम सचमुच अंधा होता है। वह ना तो इंसान को कुछ देखने देता है, ना ही समझने देता है। यह इंतकाम नहीं, दीवानगी है मेरे अच्छे दोस्त। कहते हुए अविनाश की आंखें अंतरिक्ष में टिक गई थी। दीवानगी? भाटिया ने गौर से उसकी तरफ देखा। हाँ, अपनी नीलिमा के लिए। ओह! एक ही पल में भाटिया की समझ में जैसे सब कुछ आ गया, और ऐसा आया कि उसके बाद वह कुछ बोला नहीं, बस देखता रहा अविनाश की तरफ। और अविनाश की हालत ऐसी थी जैसे उसे वहां भाटिया की मौजूदगी के बारे में पता ही ना हो। कहीं खो सा गया था वहां, शायद नीलिमा के आसपास या उसके साथ गुजारे क्षणों के घेरे में। अविनाश की हालत ऐसी थी कि काफी देर तक तो भाटिया की उसे डिस्टर्ब करने की इच्छा ही नहीं हुई। लेकिन ऐसा भला कब तक चल सकता था? सो भाटिया ने उसकी खुली आंखों के सामने चुटकी बजाई। अविनाश जैसे सोते से जागा। भाटिया ने कहा, मलिक के बारे में बात करें? मलिक? अब्दुल मलिक? हाँ, मेरा तीसरा शिकार। कुछ सोचा कैसे निपटाएगा उसे? तीसरा प्लान अब तक बनाए गए दोनों प्लानों से धांसू होना चाहिए। मगर इससे पहले कि अविनाश कोई जवाब देता, भड़ाक की जोरदार आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला। दोनों चौंके और फुर्ती से दरवाजे की तरफ पलटे और बुरी तरह उछल पड़े। दरवाजे के बीचों बीच अब्दुल मलिक खड़ा था। उसके जबड़े सख्ती से भिजे हुए थे। सुर्ख आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। हाथ में रिवाल्वर, रुख अविनाश की तरफ। अविनाश और गोविंद भाटिया अवाक। किसी के मुंह से बोल न फूट सका। जुबानें तालुओं से जा चिपकी थीं। अब्दुल मलिक को वहां से गए 2 पल भी नहीं हुए थे कि अपने पीछे किसी इंसानी आहट को महसूस करके विश्व मोहन पलटा।
आहट पर्दे के पीछे से आई थी। कौन है? विश्व मोहन ने अपनी आवाज में कड़क पैदा करने की कोशिश की, मगर उसमें कंपन भी था। कौन है वहां? सामने आओ। उसके कहे का फौरन असर हुआ। पर्दा एक बार फिर हिला और उसके पीछे से निकलकर किसी ने आहिस्ता से हॉल में कदम रखा। विश्व मोहन ने उसे तुरंत पहचाना और पहचानते ही बुरी तरह चीखों उठा। मुंह से बेसाख्ता ये लफ्ज निकलते चले गए, तुम ज्योति, तुम यहाँ पर्दे के पीछे छुपी क्या कर रही थी? ज्योति हंसी, बेहद सर्द हंसी थी उसकी। पता नहीं यह विश्व मोहन का भ्रम था अथवा सचमुच उसे ज्योति की आंखों में नफरत का ज्वालामुखी धधकता नजर आया था। नफरत का वह ज्वालामुखी विश्व मोहन के लिए था। जासूसी कर रही थी डैडी? ज्योति सपाट स्वर में बोली। जासूसी? हाँ डैडी, यहाँ छुपकर मैंने आपके और अब्दुल के बीच होने वाली बातें लफ्ज व लफ्ज सुनी है। विश्व मोहन कसमसाया, चेहरे पर बेचैनी के भाव आए। मगर क्यों बेटी? उसने कहा, लेकिन अपना स्वर उसे बेहद कमजोर महसूस हुआ था। क्यों कर रही थी तुम यहाँ सब? मजबूरी थी डैड। ज्योति पहले जैसे सपाट तथा भावहीन स्वर में बोली। आपकी जासूसी नहीं करती तो मुझे अपने दिमाग में घुमड़ रहे सवाल का जवाब कैसे मिलता? कौन सा सवाल? यही कि अपनी बेटी का बलात्कार करने वाले और अपने बेटे को सरेआम मौत के घाट उतार देने वाले शैतान के खिलाफ आपने आज तक कुछ भी क्यों नहीं किया? आप चाहते तो वह हरामजादा कब का अपने अंजाम को पहुंच चुका होता, लेकिन आपने ऐसा नहीं चाहा। चाह भी कैसे सकते थे आप ऐसा? कितनी गहरी हमदर्दी है आपको अपनी बेटी के उस बलात्कारी से, कितनी सहानुभूति है आपको अपने बेटे के कातिल से। हो भी कैसे नहीं? आपका रिश्तेदार जो है वहाँ, कोई रिश्ता जो है आपका उसके साथ। अब्दुल मलिक ने जानना तो चाहा था डैड कि क्या रिश्ता है आपका अविनाश के साथ, लेकिन आपने बताया नहीं। क्या मुझे भी नहीं बताएंगे? अपनी बेटी को भी नहीं बताएंगे आप? क्या? उसकी आंखों में धधकता नफरत का ज्वालामुखी भड़का। यही कि उस हरामजादे अविनाश से आपका क्या रिश्ता है? ज्योति, मैं भी उस रिश्ते का नाम जानना चाहती हूँ जिसके सामने बेटी और बेटे का रिश्ता इतना बौना हो जाता है। बताइए डैडी, उस रिश्ते का नाम बताइए, ताकि इस दुनिया से रुखसत होकर जब मैं अपने बनाने वाले के दरबार में जाऊं तो उससे फरियाद कर सकूं कि आइंदा वह जब भी मुझे इस धरती पर भेजे तो उसी रिश्ते में बांधकर भेजे जिसमें आप अविनाश से बंधे हुए हैं। सचमुच बहुत रश्क करने लायक होगा वह रिश्ता। लेकिन आप चुप क्यों हैं डैडी? बता क्यों नहीं रहे आप उस रिश्ते का नाम? ज्योति, मेरी बात सुनो बेटी, तुम इस वक्त आवेश में हो, तुम कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं हो। मैं बिल्कुल भी आवेश में नहीं हूँ डैड। आप एक बार बताने का इरादा तो कीजिए, फिर देखिए मैं कितनी अच्छी तरह से सब कुछ समझ कर दिखाती हूँ। आपको जलन हो जाएगी मेरी समझदारी से। तुम्हारा लहजा ही तुम्हारे मूड की गवाही दे रहा है बेटी। अभी तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बाद में बात करूंगा। आज का काम कल पर कभी नहीं टालना चाहिए डैडी। ज्योति ने विश्व मोहन को नसीहत दी, क्योंकि कल अक्सर धोखा दे जाता है। क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी का कल जरूर होगा? आज पर ही आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी? ये क्या बातें कर रही हो तुम? इसी तरह मैं भी गारंटी से नहीं कह सकती कि मेरी जिंदगी का कल जरूर होने वाला है। दुनिया का एक भी आदमी नहीं कह सकता। ज्वाला बनी ज्योति कहती चली गई थी। इसलिए आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं आज ही कह डालिए। यह तुम्हें आज क्या हो गया है बेटी? अपने डैडी से तुम किस तरह बातें कर रही हो, कैसे बोल रही हो? यह आपकी बेटी नहीं, एक औरत के जख्म बोल रहे हैं डैडी। उस औरत के जख्म जो शायद उस वक्त उतनी जख्मी नहीं हुई थी जब उसकी अस्मत की धज्जियां उड़ाई गई थी। सही मायने में तो वह आज जख्मी हुई है, आज, जबकि उसे यह सच मालूम हुआ है कि उसका डियर डैडी कितना बेबस है। वह अपनी बेटी के जख्म देखने का हौसला जुटा सकता है, अपने इकलौते बेटे की गोलियों से छलनी लाश देखने का साहस जुटा सकता है, लेकिन उस हैवान की लाश देखने का हौसला नहीं जुटा सकता जो इस हैवानियत का जिम्मेदार है। क्योंकि मेरे डियर डैडी का, मेरे बाबुल का उसके साथ कोई रिश्ता है, ऐसा रिश्ता जिसने उसे मजबूर कर रखा है। लेकिन वह रिश्ता मुझे मजबूर नहीं कर सकता।
वह रिश्ता मुझे हरगिज मजबूर नहीं कर सकता। और आज जबकि मुझे सच मालूम हो चुका है, यह खौफनाक सच कि हैवानियत का यह खेल खेलने वाले को मेरा इकलौता खेवनहार मेरा डैडी कोई सजा नहीं देने वाला, बल्कि वह उसकी सजा के बीच दीवार बन जाने वाला है। तो आज मेरे लिए इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। आज आपका मुझ पर हर अधिकार खत्म हो चुका है। अगर आप में जरा सी भी गैरत बाकी है डैडी, तो मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। अपनी बेटी के तेवरों से बुरी तरह थर्राया विश्वमोहन आशंकित भाव से बोला, तुम करना क्या चाहती हो? आप जानते हैं मैं क्या करना चाहती हूँ। ज्योति का स्वर भड़क उठा था। मैं वह करना चाहती हूँ जो आपको बहुत पहले ही कर गुजरना चाहिए था, लेकिन अब पता चला है कि जिसे आप अगले जन्म में भी नहीं करने वाले हैं। और खबरदार डैडी, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आग की लाश गिराने में मैं जरा भी संकोच नहीं करूंगी। ज्योति, हक बकाए विश्वमोहन ने कहना चाहा, मेरी बात सुनो बेटी, मेरी बात तो सुनो तुम। मगर ज्योति को न रुकना था न रुकी। अलविदा डैडी। ज्योति के वे अंतिम अल्फाज विश्वमोहन को जैसे अंधकूप से आते महसूस हुए थे। तू, अविनाश के होंठ बहुत देर बाद फड़फड़ा सके। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अब्दुल मलिक को देखता हुआ बोला, तू और यहाँ? गोविंद भाटिया भी तब तक खुद को संभाल चुका था और अपनी लकवे जैसी हालत से उबर चुका था। हैरान हो रहा है मुझे यहाँ देखकर, कहते वक्त अब्दुल मलिक के दांत भिजे हुए थे। रिवाल्वर उसने वैसे ही अविनाश की तरफ तान रखा था। बात सचमुच हैरान होने वाली है। तूने तो सोच रखा होगा कि सचान और दिलीप की मौत के बाद मैं आतंकित हो जाऊंगा और अपनी जान बचाने के लिए किसी बिल में दुबक जाऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और खुद चलकर तेरे सामने आ गया। बात सचमुच हैरान होने वाली है। फिर भला तू कैसे हैरान नहीं होगा? मलिक अविनाश के जबड़े भिजते चले गए थे। उसने कहने की कोशिश की, तू अगर यह समझ रहा है कि नहीं हरामजादे। अब्दुल मलिक उसकी बात काटकर जख्मी शेर की मानिंद गुर्राया। अपनी जुबान को काबू में रख। मुझे पता है इस वक्त तू क्या कहेगा। अगर मुझे तेरा कहा रास नहीं आया तो अगले ही पल यहाँ तेरी लाश पड़ी नजर आ रही होगी, जबकि मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। अपने इस, उसने गोविंद भाटिया की तरफ पूर्ववत सुलगती नजरों से देखा, अपने इस जोड़ीदार को भी यह बात समझा देना कि किसी गफलत में आकर कोई गलत हरकत करने की बेवकूफ़ी न कर बैठे। मेरे सिर पर खून सवार है। मैं तुम हरामजादों को ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि तुम्हारी रूह भी थरथरा उठेगी। उसके लहजे में ऐसा कुछ था कि गोविंद भाटिया को अपने जिस्म में झुरझुरी दौड़ती महसूस हुई। सुना तूने? उसने धधकती आंखों से अविनाश को देखा। सुना अब्दुल, अविनाश बड़े सब्र के साथ बोला। मैंने अपने दोनों कानों से तेरा प्रलाप सुना। यह प्रलाप नहीं, जख्मी शेर की दहाड़ है कमीने। शेर अपने शिकार को गीदड़ भभकी नहीं देता मलिक। अविनाश अपने शब्दों को चबाता हुआ बोला। यह अलग बात है कि मलिक के सिर पर सवार खून और उसके हाथ में मौजूद रिवाल्वर देखकर वह मन ही मन विचलित हो उठा था। अगर वह गोलियां बरसाना शुरू कर देता तो उसके या गोविंद के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों की मौत निश्चित थी। लेकिन अपनी मनाह स्थिति को अविनाश ने अब्दुल मलिक पर जाहिर नहीं होने दिया। तो फिर ठीक है। अब्दुल मलिक के जबड़े मजबूती से कस गए थे। रिवाल्वर पर पकड़ सख्त हो गई थी। वह मानो निर्णायक स्वर में बोला था, मैं गीदड़ भभकी देना बंद करता हूं और उससे आगे का काम शुरू करता हूं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अविनाश को उसकी सुर्ख आंखों में तैरता खून साफ नजर आया था। मलिक ने अपने रिवाल्वर का सेफ्टी कैच खींचा। मेरे पास कुछ है जिसे मैं तेरी मौत से पहले तुझे बताना चाहता था, अब्दुल मलिक जहर भरे स्वर में बोला, और जिसे जानना तेरे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन लगता है उसे जानना तेरी किस्मत में नहीं लिखा। अब तू, उसने अपना रिवाल्वर वाला हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, अपने बनाने वाले को याद कर ले, क्योंकि अगले पल तू उसी के पास पहुंचने वाला है। वहां तेरी महबूबा, तेरी नीलिमा भी तेरी राह देख रही होगी। सचान, दिलीप और गुलशन भी वहीं कहीं होंगे। अगर वे नजर आ जाएं तो उनसे कहना कि मलिक को उनकी मौत का बहुत अफसोस है।
उन्हें भी बहुत अफसोस होगा, मगर तुझे वहां अपनी दुनिया में देखकर उनका अफसोस बहुत कम हो जाएगा। खुदा हाफिज। उसने ट्रिगर दबा दिया। धाए! एक जबरदस्त धमाके ने समूची इमारत को झंझना दिया। दूसरे ही पल वहां एक दर्दनाक चीख गूंजी। वह चीख किसी और के नहीं बल्कि खुद अब्दुल मलिक के हलक से निकली थी, क्योंकि गोली का वह धमाका मलिक के रिवाल्वर से नहीं बल्कि किसी अन्य रिवाल्वर से गूंजा था, और उस रिवाल्वर से निकली गोली मलिक की पीठ में जा धंसी थी। अविनाश और गोविंद भाटिया हक्के बक्के से अपनी जगह पर खड़े फटी फटी आंखों से अब्दुल मलिक की मौत का नजारा देख रहे थे। मलिक की पीठ से ताजे गर्म खून का फव्वारा सा उबल पड़ा था। वह बुरी तरह लड़खड़ाया, रिवाल्वर हाथ से फिसल गया, आंखें उबल पड़ी, घुटने मुड़ते चले गए और वह भर भराकर फर्श पर ढेर हो गया। गिरते वक्त मुंह से कराहत सी निकली, जिसमें एक बार जोरों से ऐंठा, फिर वह हमेशा हमेशा के लिए बेहरकत हो गया। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। तब अविनाश को अब्दुल मलिक के पीछे खड़ी उसकी मौत नजर आई। उस मौत के हाथों में रिवाल्वर था। नाल ने जैसे सिगरेट पी हो। अविनाश और गोविंद भाटिया दोनों ने उसे तुरंत पहचाना। वह मौत कोई और नहीं बल्कि ज्योति थी, विश्व मोहन की बेटी ज्योति। विश्व मोहन जैसे सोते से जागा। वह फुर्ती से ज्योति की तरफ पलटा। वह प्रवेश द्वार के करीब पहुंच चुकी थी। ज्योति! वह कड़क कर बोला। रुक जाओ ज्योति, मैं कहता हूं रुक जाओ। मैं तुम्हें इस जुनूनी हालत में कहीं नहीं जाने दूंगा। ज्योति ठिठकी, आहिस्ता आहिस्ता पलटी तो उसके हाथ में विश्व मोहन को रिवाल्वर नजर आया। विश्व मोहन का अपना लाइसेंसी रिवाल्वर। वह उस वक्त ज्योति के हाथ में था। रुख विश्व मोहन की तरफ। विश्व मोहन के नेत्र विस्फारित अंदाज में फैल गए, होंठ फड़फड़ाए, और फिर वह बड़ी मुश्किल से कह सका, यह क्या हरकत है ज्योति? ये रिवाल्वर तुमने मेरी तरफ क्यों तान रखा है? लगता है आपकी याददाश्त काफी कमजोर है डैडी। ज्योति बर्फ की मानिंद सर्द लहजे में बोली। अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि आज आपका अपनी बेटी पर से हर अधिकार खत्म हो चुका है। अगर आप में जरा भी गैरत बाकी है तो मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपकी लाश गिराने में मैं जरा भी संकोच नहीं करूंगी। विश्व मोहन की जुबान तालू से जा चिपकी। हैरत की ज्यादती के कारण आंखें फट पड़ी। नहीं, होंठ थरथराए। तुम ऐसा नहीं कर सकती बेटी। तुम अपने डैडी को सूट नहीं कर सकती। डैडी अगर आपके जैसा कमीना हो तो मैं उसे 1000 बार सूट कर सकती हूँ। ज्योति के होठों से शब्द नहीं, झाग निकले थे। फिर भी अगर यकीन नहीं आ रहा तो यह देखो, देखो। धाएं धाएं। दांत भींचे रखकर उसने क्षणिक अंतराल से 2 बार ट्रिगर दबाया। दोनों गोलियां विश्व मोहन के पैरों के करीब कालीन में जाकर धंस गईं। विश्व मोहन की रूह तक कांप गई। गोली के दोनों सुराख उसके पैरों के आसपास कालीन में नजर आ रहे थे। उन सुराखों से धुआं उठने लगा था। ज्योति पूर्ववत सुलगती आवाज में बोली, अब भी यकीन नहीं आया हो डियर डैडी तो मुझे दोबारा रोक कर देखना। इस बार सारी गोलियां आपकी छाती के आर पार हो जाएंगी। विश्व मोहन को काटो तो खून नहीं। जुबान हड़ताल कर गई। गनीमत थी कि पुतलियां आंखों की कटोरियों से बाहर निकलकर वहां नहीं गिर गई थी जहां कुछ देर पहले गोलियां लगी थी। उसके बाद ज्योति एक पल के लिए भी वहां नहीं रुकी। वह पलटी और रिवाल्वर समेत हाल का प्रवेश द्वार पार कर गई। विश्व मोहन इस बार उसे रोकने का साहस न जुटा सका। फिर बाहर से किसी कार के इंजन का शोर उसके कानों में पड़ा। अगले पल वह शोर दूर होता चला गया। यूं ही जाने कितना वक्त गुजर गया, विश्व मोहन को होश ही न रहा था। फिर बाहर से किसी के कदमों की आवाज उभरी। विश्व मोहन के मस्तक पर बल पड़ गए। हाल के प्रवेश द्वार के करीब पहुंचकर पदचाप उभरनी बंद हो गई। फिर विश्व मोहन को प्रवेश द्वार पर एक शख्स खड़ा नजर आया। विश्व मोहन ने उसे पहचाना और पहचानते ही जबड़े भिजते चले गए। ज्योति! उसे पहचानते ही अविनाश के हलक से आश्चर्य मिश्रित चीख निकली थी। ज्योति, तुम यहां?
हाँ कमीने, ज्योति ने अपने लफ्जों को चबाया। यह मैं ही हूं। तुमने मेरी जान बचाई? क्योंकि तेरी जान पर केवल मेरा हक है, उसे मैं किसी और को कैसे लेने दे सकती थी? ये तो अपने साथ मेरी नाइंसाफी होती ना। लेकिन तूने क्या समझा था? तेरे हाथों बेइज्जत होने के बाद मैं चुप बैठ जाऊंगी? अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाले को माफ कर दूंगी? नहीं हरामजादे, तेरा यह गुनाह माफी के लायक नहीं है। उसकी पकड़ रिवाल्वर पर सख्त हो गई थी। तेरा यह गुनाह किसी हालत में माफी के लायक नहीं है। फिर भी मैं तुझे माफ करने का हौसला दिखा सकती थी, मगर तू तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़े एक और गुनाह का मुजरिम है। एक और गुनाह? एक और कौन सा गुनाह? गुलशन को भूल रहा है जलील आदमी? वह मेरा भाई था जिसे तूने पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अबोध के रिवाल्वर से छलनी कर दिया। उसकी मौत का हिसाब भी तो बराबर करना होगा तुझे। और तू? उसने जलती सुलगती निगाहों से गोविंद भाटिया को देखा। बहुत वफादार दोस्त है ना इसका। हर गुनाह में तूने भी इसकी बराबर मदद की है, इसलिए तू भी इसके बराबर ही गुनहगार है। तुझे भी वही सजा मिलने वाली है जो तेरे इस कमीने दोस्त के लिए मैंने सहेज कर रखी है। तुम दोनों हरामजादे अपने अपने भगवान को याद कर लो, लेकिन मेरी गारंटी है आज तुम्हारी मदद के लिए कोई भगवान सामने नहीं आएगा। नहीं ज्योति। ज्योति के मिजाज से थर्राया अविनाश जल्दी से बोल पड़ा, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। लेकिन ज्योति कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। जबड़े सख्ती से भिजे हुए थे। उसने बगैर किसी चेतावनी के ट्रिगर दबा दिया। धाएं। निशाना निसंदेश अविनाश था, लेकिन अविनाश को एहसास हो चुका था कि ज्योति जुनून के हवाले है। उसी जुनून में उसने अब्दुल मलिक को भून डाला था और अब वह उसे और गोविंद भाटिया को भी बख्शने वाली नहीं थी। उसी वक्त उसके जहन में नीलिमा की आवाज भी गूंजी थी। वह आवाज जब उसने कहा था कि तुम गोली से नहीं मरोगे अविनाश, तुम्हारी मौत फांसी के फंदे पर होगी। इस आवाज ने उसे अजीब सा बल दिया, आत्मविश्वास दिया। उधर ज्योति ने ट्रिगर दबाया, इधर आत्मविश्वास से लवरेज अविनाश नीचे बैठ गया। गोली उसके सिर के बालों को हवा देती हुई पीछे वाली दीवार में जा धंसी। ज्योति बौखला सी गई। उसी समय अविनाश की नजर फर्श पर पड़े मलिक के रिवाल्वर पर पड़ी। उसने फौरन रिवाल्वर पर जंप लगाई। बुरी तरह बौखलाई ज्योति ने पुनः पलटकर उस पर फायर झोंक दिया, मगर एक बार फिर नीलिमा की भविष्यवाणी आड़े आ गई और वहां आई गोविंद भाटिया के रूप में। उसने ज्योति पर ठीक उस क्षण जंप लगाई थी जिस क्षण उसने दूसरी बार ट्रिगर दबाया था। अतः गोली लिंटर में जाकर लगी। अविनाश ने उसे तीसरा मौका नहीं दिया। गोविंद के धक्के के कारण ज्योति अपने पीछे वाली दीवार से जाकर टकराई थी, मगर रिवाल्वर अपने हाथ से निकलने नहीं दिया था। उसने बड़ी तेजी से संभली, पर अविनाश ने उसे पूरी तरह नहीं संभलने दिया। उससे पहले ही अपना रिवाल्वर वाला हाथ उसकी तरफ घुमाया और ट्रिगर दबा दिया। धाएं। एक बार फिर जोरदार धमाका गूंजा। गोली ज्योति के मस्तक के बीचों बीच जा धंसी थी। नारी चीख गूंजी। वह ज्योति की आखिरी दर्दनाक चीख थी। चीखने के साथ ही वह लड़खड़ाकर 2-3 कदम पीछे हट गई। रिवाल्वर हाथ से फिसलकर फर्श पर जा गिरा। थोड़ी ही देर में वह लाश बनी फर्श पर पड़ी थी। खुली आंखें तब भी अविनाश को घूर रही थी, जैसे मरते दम तक यकीन नहीं आ सका था कि वह उसी के हाथों हलाक हो चुकी थी, जिसे हलाक करना उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद था। अविनाश भी उठकर खड़ा हो गया। ठीक तभी कमरे के बाहर से भारी बूटों की आवाज आई। खबरदार! एक कर्कश स्वर गूंजा। खबरदार! अगर कोई अपनी जगह से हिला तो भून दिया जाएगा। अविनाश और गोविंद भाटिया अपनी जगह पर जड़ हो गए। तभी वहां कई सशस्त्र पुलिसियों के साथ इंस्पेक्टर अबोध ने कदम रखा। उसने सावधानी पूर्वक समूचे कमरे का नजारा किया। दृश्य देखते ही सन्नाटे में आ गया, मगर अविनाश को अब पुलिस का कोई खौफ नहीं था। दिल पर कोई बोझ जो नहीं बचा था। उसका इंतकाम पूरा हो चुका था। नीलिमा के तमाम हत्यारे मौत का निवाला बन चुके थे। अब नीलिमा का कोई भी गुनहगार जीवित नहीं था। काश अविनाश को सच मालूम होता।
काश वह यह समझ पाता कि उसने कुछ भी नहीं किया है, उसके तो केवल हाथ थे। कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार था वह। जिसे देखकर विश्व मोहन के जबड़े भिज गए थे वह चंद्र प्रकाश था। उसके चेहरे पर उस वक्त ऐसी चमक थी जो अंधेरे में भी छुपाए नहीं छुप रही थी। कामयाबी की चमक ऐसी ही होती है। चंदर, तुम? विश्व मोहन के जबड़े खुले। तुम यहाँ? हाँ मोहन। चंद्र प्रकाश इस वक्त बगैर कोई नशा किए एक विचित्र से नशे का एहसास कर रहा था। मैं यहाँ तेरे दौलत खाने पर। बहुत हैरान हो रहा है ना मुझे यहाँ देखकर? क्यों आया है? विश्व मोहन के लहजे में रूखापन था। तुझे खुशखबरी सुनाने। खुशखबरी? हाँ मोहन, आज मेरा मकसद पूरा हो गया। कामयाबी के नशे में चूर चंद्र प्रकाश बोला। आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया। आज मैंने तुझे दुनिया में बिल्कुल अकेला कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे 25 साल पहले तूने मुझे कर दिया था। क्या बक रहा है चंदर? चंद्र प्रकाश हंसा, जैसे दीवाना हंसा हो, कोई पागल ठहाका लगा उठा हो। विश्व मोहन आंखों में शून्य लिए उसे देखता रह गया। गुलशन तो पहले ही उजड़ गया था। सचमुच वह किसी पागल की मानिंदे ही हंसता हुआ बोला था। आज ज्योति भी बुझ गई। विश्व मोहन अबाक, जैसे कानों तक आवाज ही न पहुंच सकी हो। सुना तूने? तेरी ज्योति अब इस दुनिया में नहीं रही। वह अविनाश के हाथों ऊपर वाले के दरबार में पहुंच चुकी है। नहीं। विश्व मोहन आर्तनाद कर उठा। इतनी जल्दी आर्तनाद मत कर मोहन, जरा अपने बेटे अविनाश की खैरियत भी जान ले। चंद्र प्रकाश का व्यंग्यात्मक स्वर किसी नस्तर की तरह विश्व मोहन की छाती में उतरता चला गया। वह इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। गुलशन के कत्ल के इल्जाम से वह भले ही बच गया हो, लेकिन उसके ऊपर तीन तीन हत्याओं का इल्जाम है। टैक्सी ड्राइवर तथा दिलसाद के रूप में पुलिस के पास उसके खिलाफ 2 पुख्ता गवाह भी हैं। ज्योति के कत्ल और बलात्कार का मुजरिम भी अंततः वही साबित होने वाला है। सजाए मौत करीब करीब निश्चित है। उसे फांसी से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, तू भी नहीं मोहन। भले ही उसे बचाने के लिए तू अदालत में टॉप क्लास वकीलों की पूरी फौज क्यों ना खड़ी कर दे। विश्व मोहन को एक जोर का चक्कर आया। ऐसा लगा जैसे वह चकराकर गिर पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केवल लड़खड़ाकर संभल गया वह। अरे तुझे क्या हुआ मोहन? चंद्र प्रकाश ने जहर बुझे स्वर में तंज कसा। महज इतने से ही चक्कर आ गया? अपना दिल मजबूत करके रख, अभी तो तुझे बहुत कुछ देखना है। अपने पाप की औलाद को फांसी के फंदे पर झूलते नहीं देखेगा। विश्व मोहन के होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाए, लेकिन शब्द उसके होंठों से बाहर नहीं आ सके। चंद्र प्रकाश कहे जा रहा था, मेरे ख्याल से आज तुझे एहसास हो गया होगा कि जब किसी निर्दोष इंसान की आत्मा घायल होती है तो उसे कैसा लगता है। जब उसके किसी अपने को जबरदस्ती छीन लिया जाता है तो वह किस तरह तड़पता है। मैं भी तो निर्दोष था मोहन। गायत्री को लेकर अपनी भावी जिंदगी के न जाने कितने सपने देख डाले थे मैंने। अपने भविष्य के न जाने कितने अरमान संजोकर रखे थे, मगर तूने और गायत्री ने मिलकर मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। मेरे सारे अरमानों को जलाकर राख कर दिया और मेरे दिल में इंतकाम की ऐसी भीषण आग धधका दी जिसमें पिछले 25 सालों से मैं तिल तिल जल रहा था। मगर आज वह आग शांत हो गई है। मेरे अंदर धधकती इंतकाम की ज्वाला बुझ गई है। मेरी वह कसम पूरी हो गई है जो 25 साल पहले मैंने अपने अरमानों की चिता पर बैठकर खाई थी। विश्व मोहन ने अपनी झुकी हुई गर्दन उठाकर उस इंसान को देखा जो अपनी कामयाबी पर झूम रहा था, इतरा रहा था, मदमस्त था वह। तू सचमुच बहुत बदकिस्मत इंसान है मोहन। खुद को देवताओं से भी ऊंचे सिंहासन पर बैठा महसूस कर रहा शख्स फिर बोला, क्योंकि तेरे साथ जो हुआ वह पहले आज तक ना तो किसी के साथ हुआ है और ना ही तेरे बाद किसी के साथ होने वाला है। तेरी मुकम्मल बर्बादी की दास्तान मैंने तेरे अपने ही बेटे के हाथों लिखवाई, और क्या खूब लिखवाई है। मैं तो इंतकाम की आग में केवल 25 साल झुलसा हूं, लेकिन तेरे साथ वक्त की कोई सीमा नहीं है।
तुझे इस आग में ता जिंदगी जलना होगा, अपनी आखिरी सांस तक जलना होगा। खुशकिस्मत तो गायत्री थी जो कुछ भी देखने के लिए आज दुनिया में नहीं है। बहरहाल यही तेरा प्रायश्चित है मोहन, तेरे उन गुनाहों का प्रायश्चित जो बरसों पहले तूने गायत्री के साथ मिलकर मेरे खिलाफ किए थे। अगर खुले दिमाग का है तो अपनी इस नियति को स्वीकार कर और बस। एकाएक जैसे विश्वमोहन के सब्र का बांध टूट गया और फिर वह चंद्रप्रकाश की तरफ अपने हाथ का पंजा फैलाता हुआ जख्मी शेर की मानिंद गुर्राया। बस चंदर, बहुत हो चुका, इंतहा हो गई। अब एक भी लफ्ज मुंह से मत निकालना, वरना वरना क्या करेगा तू? चंद्रप्रकाश ने उसकी खिल्ली उड़ाई। गोली मार देगा मुझे? मार दे, मगर उससे क्या होगा? तेरा गुलशन क्या तुझे वापस मिल जाएगा? ज्योति का मुर्दा उठकर खड़ा हो जाएगा? या फिर तेरा वहां नाजायज बेटा अविनाश फांसी पर झूलने से बच जाएगा? नहीं मोहन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 25 साल पहले मैं अपना सब कुछ हारा था और मैंने खुले दिमाग से अपनी वहां हार स्वीकार की थी, मगर आज तू चौतरफा हारा है और तुझे भी हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी, भले ही हंसकर स्वीकार करे या फिर आंसू बहाकर। तू एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है चंदर। विश्वमोहन ने अपने एक एक शब्द को चबाया था। कैसी गलतफहमी हारे हुए जुआरी? यही कि यह तेरी जीत है। नहीं चंदर, नहीं, 25 साल पहले भी तू हारा था और आज भी तू बुरी तरह हारा है। क्या बक रहा है मोहन? तब पहली बार चंद्रप्रकाश के हाव भावों में तब्दीली आई थी। बक नहीं रहा, मैं तुझे सच बताने जा रहा हूं पागल आदमी। अपना कलेजा दोनों हाथों से थाम ले, शायद तू सच की इस तासीर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बहुत मुमकिन है कि सदमे से पागल हो जाए या फिर तेरा हार्ट ही फेल हो जाए। अब ऐसा कौन सा सच बचा है तेरे पास जो मेरी यह हालत कर सकता है? उसने अब भी विश्वमोहन की खिल्ली उड़ाई थी। सुनने को इतना ही उतावला है चंदर तो सुन। विश्वमोहन के शांत चेहरे पर तब पहली बार हलचल पैदा हुई थी। जिस अविनाश को तू आज तक मेरा बेटा समझता आया है और महज इसीलिए आज तूने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, इतनी लाशें गिराई, वह अविनाश असल में तेरा बेटा है, तेरा और तेरी भूतपूर्व बीवी गायत्री का बेटा। पहले कुछ पलों तक तो चंद्रप्रकाश की समझ में ही नहीं आया कि विश्वमोहन क्या कह गया है, और जब आया तो बुरी तरह हकबका उठा। उसके चेहरे के भावों में आश्चर्यजनक तब्दीली आई थी। क्या कहा तूने? वह इस तरह बोला था जैसे अपने कानों पर यकीन ही ना आया हो। अविनाश मेरा बेटा है, यही कहा ना तूने? हाँ चंदर। विश्वमोहन के चेहरे पर मानो समूचे संसार की शांति छा गई थी। यही कहा है मैंने। अविनाश की बोर्न आइडेंटिटी को लेकर तू आज तक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीता आया है। गायत्री और चाहे जैसी भी थी, मगर चरित्रहीन हरगिज नहीं थी। ना ही मैं तुझसे शादी के बाद कभी उससे मिला था। वह मुलाकात तो हमारे बीच हरगिज कभी नहीं हुई जो हमें नैतिक और चारित्रिक पतन की तरफ ले जाती। जी चाहे तो मेरा यकीन कर लेना जाहिल इंसान, गायत्री ने जब तक मुझसे 7 फेरे नहीं लिए थे, वह तन और मन से सिर्फ और सिर्फ तेरी ही थी। अविनाश तुम दोनों की ही संतान है। उसकी रगों में केवल तेरा और गायत्री का ही खून दौड़ रहा है। अगर फिर भी तुझे सबूत चाहिए तो अविनाश का डीएनए टेस्ट कराकर देख ले। वह केवल तेरा ही बेटा निकलेगा। अगर वह मेरा बेटा निकल आए तो तुझसे वादा करता हूं कि मैं यहीं तेरे सामने खुदकुशी कर लूंगा, अपने हाथों से अपने आप को गोली मार लूंगा। चंद्रप्रकाश हक्का बक्का रह गया। तू सुन रहा है ना चंदर? उसे खामोश देख विश्वमोहन अपने शब्दों पर बल देता हुआ बोला। अविनाश तेरा अपना बेटा है, वह तेरा अपना अंश है, और उसे मेरा बेटा समझकर तूने उसके साथ जो कुछ भी किया वह तेरी एक ऐसी बहसियत है जिसका इंसाफ करने के लिए तुझे आइंदा जितने भी जन्म लेने पड़े कम होगा। अरे जुनूनी इंसान, वह मासूम और निर्दोष नीलिमा तो तेरी दी हुई मौत से मुक्ति पा गई होगी और सीधी स्वर्ग में गई होगी। अविनाश को भी इतना खून बहाने के बावजूद शायद स्वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया तेरे हाथों की कठपुतली बनकर किया। लेकिन तेरे गुनाहों के लिए तो शायद ऊपर वाले की अदालत को भी सोचना पड़ेगा।
क्योंकि तेरे पाप तो नर्क का भी दरवाजा बंद कर देंगे। नर्क के दरवाजे की पहरेदारी करने वाला शैतान तुझे लात मारकर नर्क से बाहर ढकेल देगा, कहेगा तेरे लिए तो यहाँ भी जगह नहीं है। चंद्र प्रकाश कंपकपाते स्वर में बोला, अगर ये सच है तो गायत्री ने मुझसे झूठ क्यों बोला था? उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि अविनाश मेरा नहीं तेरा बेटा है? अरे नादान, कभी एक माँ की ममता को महसूस करके देखा होता। गायत्री भी तो एक माँ थी जो अपनी ममता के हाथों मजबूर थी। मुझसे शादी के कई वर्ष बाद भी जब वह मां न बन सकी तो अपने पहले बेटे अविनाश को पाने के लिए छटपटाने लगी, मगर वह यह भी जानती थी कि तू अविनाश को कभी उसके हवाले नहीं करने वाला। तब ममता की मारी मां ने उस झूठ का सहारा लिया, ऐसे झूठ का जो तेरे दिल में अविनाश के लिए नफरत पैदा कर देता और एक मां को उसका बेटा मिल जाता। काश गायत्री को यह मालूम होता कि उसका यह झूठ तुझ पर क्या रिएक्शन करने वाला है, ऐसा भयानक रिएक्शन जो आगे चलकर उसका मुकम्मल आशियाना जलाकर राख कर देने वाला है। तो शायद नहीं बल्कि शर्तिया उसने वह झूठ ना बोला होता। इस नए और अजीबोगरीब रहस्योद्घाटन ने चंद्र प्रकाश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया, उसकी आत्मा को हिला डाला। वह बुरी तरह से तड़प उठा। नहीं, वह कराह उसके दिल से फूटी थी। एक ही पल में उसके दिल के हर कोने से न जाने कितने तूफान आकर गुजर गए थे। नहीं मोहन, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम कह दो, तुमने अभी जो कुछ भी कहा वह सब झूठ है। मेरा और तेरा रिश्ता ऐसा कभी नहीं रहा चंदर कि उसमें मजाक की कोई गुंजाइश होती। तड़प विश्वमोहन के लहजे में भी थी, और मेरे झूठ कह देने भर से अगर कोई सच झूठ बन सकता तो शायद मैं तुझ पर रहम खाकर यह कह भी देता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता चंदर, विश्वास कर, अब कुछ भी नहीं हो सकता। गुलशन और ज्योति का बाप भले ही तू नहीं था, लेकिन उन्हें जन्म देने वाली माँ तो वही औरत थी जिसने अविनाश को भी जन्म दिया था, और उसी के हाथों तूने उनका कत्ल करा दिया। नहीं चंदर नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब ना तो गुलशन या ज्योति में से कोई जिंदा हो सकता है, ना ही राजेश सचान, दिलीप दत्त अथवा अब्दुल मलिक वापस आ सकते हैं, और ना ही अविनाश को मौत की कैद से वापस लौटाया जा सकता है। इनमें से भले ही चाहे किसी को वापस न लौटाया जा सकता हो मोहन। चंद्र प्रकाश के स्वर में एकाएक नई उत्तेजना का संचार हुआ था। उसने अपनी गीली हो आई आंखें पोंछ डाली थी। लेकिन अविनाश को बचाया जा सकता है, क्योंकि अभी वह फांसी पर नहीं चढ़ा। मैं पुलिस और दुनिया को उसका सच बताऊंगा। मैं सारे संसार के सामने चीख चीख कर अपने गुनाह कबूल कर लूंगा। देख लेना, कानून जरूर मेरे बेटे को छोड़ देगा, उसे थोड़ी बहुत सजा देकर माफ कर देगा। मुझे तुमसे हमदर्दी है चंदर। विश्वमोहन के होठों पर अचानक मुस्कुराहट उभरी, लेकिन यह तो केवल वही जानता था कि उस मुस्कुराहट में कितने दर्द छुपे थे। फिर भी अगर तेरी यही आखिरी ख्वाहिश है तो इसे जरूर पूरी करके देख ले। शायद तू अविनाश को बचाने में कामयाब हो जाए। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। इंस्पेक्टर अबोध अभी अभी पुलिस स्टेशन पहुंचा था और अपनी कुर्सी पर बैठकर चश्मे के लेंसों को रगड़ रगड़ कर चमका रहा था। एकाएक बाहर से हल्के फुल्के शोर की आवाज सुनाई दी। अगले पल भड़ाक की जोरदार आवाज के साथ ऑफिस का दरवाजा खुला और गिरता पड़ता चंद्रप्रकाश अंदर दाखिल हुआ। उसे छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, वह अबोध के सामने हाथ जोड़ता हुआ गिड़गिड़ा उठा। उसे जाने दो, अविनाश निर्दोष है। उसने जो कुछ भी किया एक साजिश में फंसने के कारण किया। असली मुजरिम तो मैं हूं। आपके सामने और सारी दुनिया के सामने अपना गुनाह कबूल करता हूं। अविनाश के हाथों जो भी कत्ल हुए, असल में उनमें से एक भी उसने नहीं किया। हर एक कत्ल का जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं। मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे फांसी पर चढ़ा दो, चाहे अपने हाथों से गोली मार दो, लेकिन मेरे बेटे को जाने दो, उसे माफ कर दो। अबोध ने रोते कलपते गिड़गिड़ाते चंद्रप्रकाश को एक बार सिर से पांव तक निहारा, फिर अपना चश्मा आंखों पर चढ़ाने के बाद इत्मीनान से कुर्सी पर पसर गया। मुझे मालूम है चंदू जी। उसके होठों पर एकाएक भेद भरी मुस्कान उभरी थी, साथ ही अपने अधगंजे सिर पर हाथ फिराना शुरू कर दिया था। मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है।
मैं ऐसी किसी भी बात से अनजान नहीं हूं जो तुम्हें और विश्व के मोहन को मालूम है। मैं तो तुम्हारे नाजायज बेटे उस शार्प शूटर पृथ्वी सिंह की दास्तान से भी वाकिफ हो चुका हूं। चंद्र प्रकाश के जेहन को झटका सा लगा था। क्या कहा? वह चौंका था। तुम्हें सब कुछ मालूम है? ऑफ कोर्स चंदू जी, मैंने तो उन चारों टपोरियों को भी ढूंढ निकाला है जिन्हें तुमने तरुण भट्टी के जरिए एंगेज किया था और जिन्हें सुपारी देकर मिस जॉनी का क्रियाकर्म करवाया था। शंकर, दामले, कौशिक और माथुर, यही नाम है ना उन चपर कनातियों के? चंद्र प्रकाश के नेत्र फैले। है ना चंदू जी? अबोध ने भवें मटकाई। यही शुभ नाम है ना उन अशुभ कारनामाधारियों के? फिर भी अभी तक आराम से कुर्सी पर बैठे हो इंस्पेक्टर। चंद्र प्रकाश हैरत से भर उठा था। इसके बावजूद तुमने मुझे गिरफ्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया? सवाल ही नहीं उठता चंदू जी। क्या मतलब? तुम्हें गिरफ्तार करने का मेरा दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। पर क्यों? चंद्र प्रकाश चकित होकर बोला। मुझे गिरफ्तार करने का तुम्हारा इरादा क्यों नहीं है? मैं मुजरिम हूं। मैंने जुर्म पर जुर्म किए हैं और मेरे सारे जुर्मों के तुम्हारे पास सबूत भी हैं। सबसे बड़ी बात, मैं खुद एक वाले जुर्म कर रहा हूं। फिर भी मुझे गिरफ्तार करने का तुम्हारा इरादा क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात, मैं खुद एक वाले जुर्म कर रहा हूं। फिर भी मुझे गिरफ्तार करने का तुम्हारा इरादा क्यों नहीं है? ऐसे घृणित आदमी को गिरफ्तार करना तुम्हारी ड्यूटी है। मैं नहीं निभाता अपनी ड्यूटी। वह चीख पड़ा। लेकिन क्यों? क्योंकि इस दुनिया की कोई भी अदालत ऐसा इंसाफ नहीं कर सकती चंदू जी जो तुम्हारे लिए सजा बन जाए। मगर वह इंसाफ इंस्पेक्टर अबोध कर सकता है, जो तुम्हारे लिए ऐसी सजा बन जाएगा जैसी पहले कभी किसी ने नहीं भोगी। कुछ देर बाद तुम अपनी आंखों से मुझे इंसाफ करते देखोगे। क्या बक रहे हो इंस्पेक्टर? चंद्रप्रकाश भड़क कर बोला। तुम्हें याद है ना चंदू जी? अबोध अपने अधगंजे सिर को सहलाता हुआ पहले जैसी शांति के साथ बोला। तुम्हें याद है ना, उस दिन तुम्हारे दौलत खाने पर मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? चंद्रप्रकाश पागलों की तरह बोला। आंखों में जब नफरत और जुनून का ज्वालामुखी धधक रहा हो तो अक्सर सामने वाले को कुछ भी नजर नहीं आता। याद है ना तुम्हें? यही कहा था ना मैंने, याद है? हाँ, और यह भी मैंने ही कहा था जलील आदमी कि नफरत की आग में जलने वाले इंसान का अंजाम बहुत भयानक होता है और तुम उसी आग में जल रहे हो। अबोध पहली बार भड़का था। मैंने उसी दिन दावा किया था कि तुम्हारा अंजाम भी ऐसा भयानक होगा जिसकी तुम कल्पना तक नहीं कर सकते। देख लो चंदू, बिल्कुल वैसा ही हुआ। हाँ, मैं कबूल करता हूँ इंस्पेक्टर कि मैं कल तक एक जुनून के हवाले था, नफरत की आग में तिल तिल जल रहा था। लेकिन आज मुझे सच मालूम हो चुका है। मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सच मुझे मालूम हो चुका है और उस सच ने मुझे दहलाकर रख दिया है। मुझे अपने सभी गुनाहों का एहसास हो चुका है। मैं अपने उन गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, अपने गुनाहों की सजा पाना चाहता हूँ जो मुझे कानून ही दे सकता है। मुझे कानून की शरण में ले लो। कबूल करता हूँ चंदू जी कि तुम गुनाहगार हो और तुम्हें तुम्हारे हर गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। अबोध बोला। लेकिन साथ ही मैंने यह दावा भी किया था कि वह सजा इस दुनिया की कोई भी अदालत नहीं दे सकती। सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर अबोध की अदालत दे सकती है। और इंस्पेक्टर अबोध की अदालत का फैसला यह है कि तुम्हें अपने बेटे अविनाश को फांसी के फंदे पर झूलते देखना होगा। नहीं, चंद्रप्रकाश हलक फाड़ कर चीख पड़ा। नहीं इंस्पेक्टर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और अबोध का फैसला जैसे अभी खत्म नहीं हुआ था। मिस जॉनी पूरी तरह निर्दोष थी। उसके साथ जो कुछ हुआ वह तुम्हारे द्वारा किया गया बहुत बड़ा जुर्म था। अब तुम्हें उसकी आहों कराहों, बद्दुआओं और चीखों के साथ जीना होगा। गुलशन और ज्योति से भी तुम्हारा कोई रिश्ता था। उनकी मौत का बोझ भी तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारे ही कंधों पर होगी तुम्हारे अपने बेटे अविनाश की लाश। इतने सारे बोझ को तुम्हें अपनी छाती पर लेकर सारी जिंदगी भटकना होगा। यही तुम्हारे गुनाहों की सजा है चंदू जी। और अगर सचमुच प्रायश्चित करना चाहते हो तो यही तुम्हारा प्रायश्चित भी होगा। जाओ, भटको इंसानों के बियावान जंगल में। नहीं इंस्पेक्टर, चंद्रप्रकाश बुरी तरह तड़प उठा
और जार जार रोता हुआ बोला, तुम मुझे इतनी भयानक सजा नहीं दे सकते, मैं इस सजा को नहीं सह सकता। प्लीज इंस्पेक्टर, मुझ पर रहम करो, मुझे फांसी पर लटका दो, वही मेरी सजा होगी। नहीं चंदू जी, हरगिज नहीं। अबोध डायस पर बैठे किसी जज किसी दृढ़ता के साथ बोला, वह तुम्हारे लिए सजा नहीं पुरस्कार होगा, राहत होगी। तुम्हारी माकूल सजा मौत नहीं जिंदगी है, सजाए जिंदगी। और ऐसी अजीबोगरीब सजा तुम्हें केवल इंस्पेक्टर अबोध की अदालत ही दे सकती है। अब तुम जा सकते हो। ऑर्डर ऑर्डर। समाप्त। तो दोस्तों, यह उपन्यास आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रेषित करें। और एक बात मैं अपनी तरफ से आपसे कहना चाहता हूं, मैं वेद प्रकाश शर्मा जी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मेरे हिसाब से इस उपन्यास का शीर्षक जो उन्होंने रखा Naukri.com, इस शीर्षक की बजाय इस उपन्यास का नाम वही होना चाहिए था जो इस उपन्यास के अंतिम पेज पर आया है, अर्थात सजाए जिंदगी। यह शीर्षक इस उपन्यास पर ज्यादा फबता। तो चलिए, अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले किसी नए उपन्यास में आप लोगों से फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब यह सब करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।